बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और ठीक ठाक रहा भी करें, कोशिश किया करें ठीक रहने की। वो कैसे रह सकते हैं? आप छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना सीखें। जब आप अपने इर्द गिर्द अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं, उनसे खुशी महसूस करते हैं। बहुत सारे लोग आपकी टांग खींचने की कोशिश भी करते हैं, बहुत सारे लोग क्लेवर बनकर ये भी दिखाने की बहुत कोशिश करते हैं कि वो बहुत स्मार्ट हैं, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। इस तरह के लोगों को छोड़ दें और बस आगे निकल जाएं और इसी तरह से इंशाल्लाह बहुत आगे निकल जाएंगे। सो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपसे बहुत अहम चीज़ें शेयर करनी हैं। हमने आज के प्रोग्राम में अपनी खबरें तो शेयर करेंगे ही, कुछ सियासी मंजरनामे पर भी बातचीत होगी। इसके साथ साथ आज जी टीवी से आगाही के हवाले से जो दिन मनाया जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। कोशिश हमारी ये रहती है कि हम वो तमाम एहतियात आपको बता सकें जिससे आप अपनी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सकें। तो टीबी का मर्ज़ असल में है क्या, इसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या हैं, खुदा न खास्ता अगर कोई इसका शिकार होता है तो उसका तरीका इलाज क्या है, इसकी अलामात क्या हैं, डिटेल में हम 11:05 पर शो जो है वो करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही जुड़े रहना है। आप तक हम ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँगे। अभी प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करेंगे आज की अच्छी बात से। रहीम, सबसे बेहतरीन इंसान कैसे बना जा सकता है? बेहतरीन इंसान, सबसे अच्छा इंसान। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है कि जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है। अब जो हदीस में अल्फाज हैं वो है अहल। अहल से मुराद यानी बीवी बच्चे। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो बीवी बच्चों के साथ अच्छा सलूक करता है, उनके हुकूक़ का ख्याल करता है, उनके साथ नरमी मोहब्बत से पेश आता है, तो आपने फरमाया कि वो बेहतरीन इंसान है। और आपने फरमाया कि मैं तुम सब में बेहतरीन इसलिए हूँ कि मैं तुम सब में सबसे ज़्यादा अच्छा सलूक अपने घर वालों के साथ करता हूँ। तो हमें रसूलुल्लाह ने इस बात की तलक़ीन फरमाई है कि अपने घर वालों के साथ, बीवी बच्चों के साथ अच्छा सलूक करो, यानी बाहर के झगड़े घर में लाकर बच्चों के लिए और बीवी बच्चों के लिए तकलीफ़ का बाइस ना बनो। बाहर के मसले बाहर होते हैं, जब घर में आओ तो फिर घर में मोहब्बत के साथ नरमी और शफ़क़त का रवैया अपनी बीवी बच्चों के साथ किया करो। जी, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा मैसेज कोई नहीं हो सकता। और मेरे इस मैसेज को सुनने के बाद मैं आमिर भाई से डिस्कशन करी थी। मैंने आमिर भाई को पहले इंट्रोड्यूस करा दिया, लेकिन मुझे आयशा कह रही टॉप स्टोरीज़ पे पहले चले जाएं। जी हाँ जी, टॉप स्टोरीज़ पे आते हैं। पहली खबर क्या है? ईवान वज़ीर आला में खलबली, सरकारी रिकॉर्ड नामालूम मकाम पर मुंतकिल करने का बहुत बड़ा इंकशाफ। पीडीएम लॉन्ग मार्च की तारीख तब्दील, मार्च अब 24 के बजाय 26 मार्च को होगा या नहीं, ये भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद गाड़ियों के शायकीन के लिए बुरी खबर, गाड़ियों की कीमतों में रोज बरोज इजाफा और महंगाई के लिए अब कौन सा इकदाम है, इसको रोका कैसे जा सकता है? नामुमकिन है, लेकिन आपको ये भी बताएंगे। तो खबरें हमने आपसे डिस्कस कर ली हैं, अब आमिर भाई की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह करम शुक्र है। तो वो आज की अच्छी बात सुन के मैं आमिर भाई को कह रही थी कि आमना के मोस्ट फेवरेट आप हैं या भाभी हैं? हाँ, नहीं, उसकी माँ उसकी फेवरेट है, ये उसमें कोई शक नहीं है। तो वो सारा दिन उनके साथ रहती है, वो पढ़ाती भी है, खिलाती भी है, डांटती भी है। मेरा रोल ज़रा घर में उस तरह का नहीं है, टाइम कम है। प्यार वो करती है बहुत ज़्यादा, लेकिन उससे भी ज़्यादा मेरा ख्याल है कि वो डरती है। हालांकि उसको पता है कि मैं कभी किसी को न डांटता हूँ न मारता हूँ, इसके बावजूद चले एक बाप होने की हैसियत से उसका रौब जो है वो होना चाहिए इतना घर में, और उसी से बच्चे जो हैं वो कंट्रोल में रहते। तो बच्चों को कंट्रोल रखने के लिए ये दोनों जो मियाँ बीवी हैं, इनको बराबर का रोल प्ले करना पड़ता है। किसी को डांटना पड़ता है, किसी को पचकारना पड़ता है। तो ये दोनों रोल जो है हम दोनों मियाँ बीवी कोशिश करते हैं कि ये प्ले करते हैं। बिल्कुल मिलजुल कर ही ऐसा होता है। और मैं बता रही थी कि जी हम चारों बहनों के हमेशा मोस्ट फेवरेट हमारे बाबा रहे हैं। तो आज के पैगाम से रिलेटेड ये चीज़ थी मेरे ख्याल से, वालिदैन अगर बहुत अच्छे तरीके से अपने बच्चों की परवरिश करें, शफ़क़त के साथ उनकी परवरिश करें, तो मेरे ख्याल से जैसे कि ये बयान भी आपने सुना, इससे बेहतरीन अमल कोई नहीं हो सकता।
अब बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ। मैंने कल अली रामे को वेल्डन नहीं बोला, सब लोग थम्स अप कर रहे थे, वेरी गुड बोल रहे थे, तो मैं अभी कह देती हूँ बहुत बड़ी खबर, बहुत अच्छी खबर हमारे रिपोर्टर अली रामे ने कल शेयर की है। ईवान वजीर आला में खलबली मच गई है, सरकारी रिकॉर्ड नामालूम मकाम पर मुंतकिल करने का इंकशाफ हुआ है। ये सिर्फ इंकशाफ नहीं है तो तहलका खेज खबर है। हाँ, तहलका है, और अली रामे की यही कमाल है। हाँ। कि वो जो खबर देता है, चाहे हफ्ते में एक खबर दो खबर दे, लेकिन ये तो मुसलसल 2 दिन में 2 खबरें हैं उसकी। जो पिछली खबर थी कि वज़ीर आला ने पूछ लिया है कि साबिक़ वज़ीर आला को क्या क्या मराहत मिलती हैं, और अब वो एक खबर ये आ गई कि वो धराधर जो है इस पर मुझे मुल्ला नसीरुद्दीन याद आ गया। अच्छा। मुल्ला नसीरुद्दीन गोश्त लेके जा रहे थे, चील झपटी और गोश्त ले गए। तो मुल्ला नसीरुद्दीन हंस के बोले, गोश्त तो तू ले गई, पकाने की तरकीब तो मेरे पास है। तो वज़ीर आला साहब, शायद आप इतने बोले हैं कि आपको ये पता नहीं है कि जहाँ पर आप ये सारा सामान या सारी चीज़ें रखेंगे, रिकॉर्ड रखेंगे, इसके अलावा भी एक जगह पे रिकॉर्ड हो रहा होता है। एक जगह और है जहाँ से ये सारी चीज़ें, ये सारी खबरें, ये सारे मालूमात पहुँच रही होती हैं, और वहाँ से ही ये लीकेज होती है। और मेरा ख्याल है ये बहुत जल्दी में है बुज़दार साहब। कभी वो ये पूछते हैं कि साबिक़ वज़ीर आला को मराहत क्या क्या मिलेंगी, क्या उसमें इजाफा हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब वो सामान को लेके जाने की, और हत्ता के अना इस हद तक गए वो कि जो कैमरे लगे हैं, CCTV कैमरे, उनकी जो फुटेजेस हैं वो भी निकलवा ली गई। क्या हो रहा है ये सब आमिर भाई? भी निकलवा ली। और ये डिजिटल का दौर है। हाँ। ये कौन सा दौर है कि आप फाइल गुम कर देंगे और आप कहेंगे जी मैंने फाइल गुम कर दी हुई, देखा अब इनको कुछ नहीं मिलेगा। और जिस तरह से PTI के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, और कल मैं जो PTI के हमारे ही प्रोग्राम है 24 न्यूज़ का दस्तक, उसमें जो बैठे थे PTI के रुकने असम्बली, वो तो कह रहे थे 70 से 80 अरब की करप्शन का जो है आवाज़ें उठ रही हैं, और ये 70 से 80 अरब रुपया बुज़दार साहब को इसका हिसाब देना पड़ेगा। तो मुझे बताएं, PTI के अंदर से अगर इस तरह की आवाज़ें, यानी अब एहतसाब की बारी आने वाली है। एहतसाब नहीं कहना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ हिसाब की बारी आनी चाहिए। हाँ। एहतसाब हमारे यहाँ बदनाम बहुत हो गया, ऐसे लगता है जैसे कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। आमिर भाई कहाँ गया वो साफ शफाफ तहरीके इंसाफ? साफ चली शफाफ चली। हाँ, वही ना, कहाँ गया? वो पंजाब को तहो बाला करते हुए चली गई। हाँ। ये जो तहरीक इंसाफ थी, और इसमें नज़र आया आपको कि अभी पंजाब के अंदर से जिस तरह से आवाज़ें उठ रही हैं, जिस तरह से लोग बज़न हुए, बड़ा काम और जिस तरह किया से अली रामे ने, यकीन माने। हाँ, ये तो कमाल ही था, यकीन माने, अली रामे का कमाल था। और मैं उसको थम्स अप, वाकई आपकी बात ठीक है कि उसको करना चाहिए। उसने जिस तरह की स्टोरीज़ की हैं, और ये स्टोरी तो बहुत ही तहलका हेज़ इसलिए भी है कि जो लोग अभी सोच रहे थे कि ये कश्ती जो है ये कहाँ जाकर डूबेगी, उन्होंने सोच लिया कि ये डूब रही है, अब वो चले जाएंगे, अब वो पंछी जो हैं वो उड़ जाएंगे। 2 ट्रकों पे ये सामान गया है, कितना सामान होगा? सामान से मुराद ये है, इंकशाफ हो सकते हैं आमिर भाई, रिकॉर्ड 2 ट्रकों में ना, रिकॉर्ड होगा। एक इंच का जो पंजाब का लूटा गया, एक रुपया जो पंजाब का लूटा गया, एक वसाइल जो पंजाब के लूटे गए। दाल में कुछ काला है, मुझे तो लगता है सारा का सारा दाल ही काली है। सारा ही काला था। नहीं, ये ठीक है कि बुज़दार साहब को और उनके जितने हलीफ हैं और उनके साथ जो काम करने वाले हैं, चाहे वो अफसरान हैं, चाहे पॉलिटिकल लोग हैं, सबको हिसाब देना पड़ेगा, और वो हिसाब देंगे कि उन्होंने पंजाब की दौलत को पंजाब पर खर्च क्यों नहीं किया। ऑपोजिशन की पकड़ धकड़ की, जिस तरह से ऑपोजिशन को निशाना बनाया गया, और बारी बारी करके सबको जो है, मेरे ख्याल से कोई ऐसा बंदा नहीं छोड़ा गया जिसको अदालतों में नहीं घसीटा गया। अब यहाँ पर CCTV फुटेज तक का रिकॉर्ड डिलीट किया गया है, और इंतहाई बावसूख जराए के मुताबिक बताया जा रहा है। ऐसी बात में तो हंसी आती है कि शायद उनके इल्म में नहीं है कि ये CCTV सिर्फ वो CCTV नहीं है जो उनको नजर आते हैं। हाँ। इसके अलावा भी CCTV है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, आप जितने मर्जी रिकॉर्ड डिलीट कर दें यहाँ वो पे। एक पोस्ट मैंने देखी थी, तस्वीर में कोई 8-10 बाबे जो हैं वो एक थरे पे बैठे थे घर के बाहर ना, तो उन्होंने कहा पुराने वक्तों के CCTV। ये जो पुराने वक्तों के CCTV हैं, ये हर जगह पर, हर मौके पर और हर अहम फैसले के वक्त मौजूद होते हैं, और वो सब कुछ देख रहे होते हैं, सब कुछ नोट कर रहे होते हैं, और जिन तक उन्होंने ये नोटिंग पहुंचानी होती है उन तक पहुंच रही होती है। तो ये कोई नामालूम इलाके में नहीं जाएंगे ये सारा सामान, ये आपकी खाम ख्याली है, ये किसी भी गवर्नमेंट की, सिर्फ बुज़दार गवर्नमेंट की नहीं। तो वो सामान को इस तरह से छुपा लेंगे, वो
रिकॉर्ड को इस तरह से छुपा लेंगे या उसको ज़ाया कर देंगे। ना कुछ ज़ाया होता है, ना अब डिजिटलाइजेशन का दौर है और हर एक मेल जो आपके पास आती है वही मेल किसी और के पास भी जा रही होती है। जो पिक्चर आपके पास आ रही होती है वो पिक्चर किसी और के पास भी पहुंच रही होती है। तो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहा होता है। यही वजह है कि अब सियासतदानों के लिए बचना बहुत मुश्किल है। एक तो उनके बयानात वो जो रिकॉर्ड पर आ जाते हैं, हम लोग भी चलाते हैं। कल मैं बहुत ज़बरदस्त एक वो क्लिप देख रहा था 24 न्यूज़ के ऊपर कि जो तज्जियाकार हैं वो किस दौर में क्या बात करते रहे और फिर उसके उलट उन्होंने क्या क्या बातें की। तो बड़ा दिलचस्प था। मैंने उसको खैर ट्वीट भी किया और मैंने खुद देखा कि ये किस तरह से बदल जाते हैं और ख्यालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। हमें अली रामे ज्वाइन कर चुके हैं। अली रामे के लिए क्लैपिंग कर लें। बिल्कुल अली रामे। अली रामे, वेरी वेल डन। बहुत बड़ी खबर आपने हमारे साथ शेयर की है और इस खबर के मुताबिक तो हालात मुझे ये लग रहे हैं कि घबराना आवाम को नहीं चाहिए था और घबरा अब कौन लोग रहे हैं। ये इतना बड़ा इंकशाफ पहले तो बताएं आपने कैसे कर लिया और घबराहट का ये आलम कि 2 ट्रकों पर सामान भिजवा दिया गया। रिपोर्टर सोर्स नहीं बताएगा क्या था ये, क्या था? देखिए, सबसे पहले तो घबराने वाली बात तो इसमें है, लेकिन हमारे जो सोर्सेज हैं वो ये बात कह रहे हैं कि जो रिकॉर्ड इन्होंने मुख्तलिफ जगह पे मुंतकिल किया उसमें इस तरह की कोई चीज़ है नहीं थी कि किसी डॉक्यूमेंट से आप किसी करप्शन जो है वो साबित कर सके, क्योंकि करप्शन जो है वो डॉक्यूमेंट्स में कभी देखी नहीं जाती। डॉक्यूमेंट्स तो हमेशा क्लियर होते हैं। तो फिर ये क्योंकि ना तजर्बाकारी थी हुकूमत की, तो पहली दफ़ा क्योंकि वज़ीर आला पंजाब जो यहाँ पे तैनात हुए और उस पर वो क्योंकि उनको खौफ था कि अगर कोई इस तरह की करप्शन अगर कोई निकल आई तो उनके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। अब आपने देखा कि जितने भी बागी हुकूमती कौमी अरकान असम्बली हैं जिनका पंजाब से भी ताल्लुक है और बासत बुखारी जो कि मुजफ्फरगढ़ से हैं और मोहम्मद हुसैन नज़ीर है मुल्तान से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में बाकायदा इल्ज़ाम आयद किए कि वाने वज़ीर आला पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर करप्शन जो है वो होती रही। और कल हमारे ही प्रोग्राम में उन्होंने जो बासत बुखारी उन्होंने कहा कि 70 से 75 अरब रुपए की 13 रुपए की करप्शन जो है वो वाने वज़ीर आला पंजाब में हुई है। और ये 3-4 दिन से ये सोशल मीडिया के ऊपर ये बाज़गश्त हो रही थी कि अवान वज़ीर आला पंजाब में बाकायदा जो सरकारी दस्तावेज़ात हैं उनको गायब किया जा रहा है और जो मुख्तलिफ डाटा है वो भी निकलवा लिया गया है। अब इस पर क्योंकि मैं 3-4 दिन से इस पर तस्दीक करने के लिए अपने मुख्तलिफ जो ज़राए हैं उनसे राब्ते में था कि मुझे किसी तरह से कोई तस्दीक कर दी जाए। तो 3-4 लोगों ने बाकायदा इस बात की तस्दीक की, लेकिन कल एक फ़ोन जो है मैंने अपने सोर्स को किया तो उसने मजीद इस पर तस्दीक की। उन्होंने कहा कि वाकई ही ऐसा है कि उनका खुद का लैपटॉप जो है वो सरकारी ऑफिसर है वहाँ पे सीएम ऑफिस में। अच्छा। उन्होंने कहा कि उनसे लैपटॉप जो है वो ले लिया गया है, उनके कंप्यूटर से डिस्क तक निकाल ली गई है और उनका मोबाइल जो है वो ऑफिसर्स ने खुद खड़े होकर अपने सामने वो डाटा सारा डिलीट करवाया। वो खुद परेशान था कि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सीएम ऑफिस के अफसरान जो इस तरह घबराए हुए परेशान है कि उन्होंने सारा डाटा जो है वो निकलवा दिया। उन्होंने कहा कि ये जो डायरेक्टिव जारी किए जाते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से, अगर किसी प्रोजेक्ट का कोई पीसी बना है, ये तो हर महकमे में इस वक्त मौजूद है, तमाम डायरेक्टिव जो है वो तमाम सरकारी इदारों में मौजूद है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि क्यों इस तरह का डाटा जो है वो डिलीट करवाया जा रहा है। तो आज से 4-5 रोज पहले ईमान वज़ीर आला जो है उसके साथ वज़ीर आला के अपनी सरकारी रिहाइशगाह भी है, तो वहाँ पे भी कुछ लोगों को बुला के टीमों को बुला के वहाँ पे खसूसी तौर पर डाटा जो है वो रात को 2 बजे निकलवाया गया। अब उसमें सिक्योरिटी कैमरा जो है उनसे डाटा डिलीट करवाया गया कि किसी को पता न चलने के सीएम की रिहाइशगाह पर कौन कौन जो है वो आता रहा, क्योंकि अब जो मुनहरफ अरकान कौमी असम्बली है उनके इल्जाम में बाकायदा नाम लिए जा रहे हैं कि कौन कौन वहाँ पे करप्शन में मुलव्वस है। अब उसके बाद ये तमाम तर चीज़ें जो है वो सामने आई कि वहाँ से डाटा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता निकलवा दिया गया और ये 3 से 4 दिन पहले की बात है कि ये डाटा सीएम ऑफिस से निकल चुका है, लेकिन हमने क्योंकि इस बात पर तस्दीक करनी थी तो तस्दीक के बाद बताइए ऑब्वियसली उसको अच्छी तरह से छानबीन करनी होती है और फिर शेयर की जाती है। अली रामे, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। यानी आप मेरे ख्याल से उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें आमिर भाई। उल्टी गिनती तो पिछले 1 माह से गिनी जा रही है। हाँ। और ये उसके अब दिन आ गए, आखिरी घंटे रह गए। मेरा ख्याल है दिन भी अब कहना जो गलत है। आज 24 है, आज कोर्ट से कुछ सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा, 25 को कुछ ऐसे फैसले होने हैं जिसका सबको इंतज़ार है और लोगों ने शुक्राने के नवाफल अदा करने हैं दोनों तरफ से। बच गए तो दूसरी तरफ के भी शुक्राने के नवाफल अदा होंगे, ना बचे तो इस तरफ से भी। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि गवर्नमेंट हार मान चुकी और स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट जो है उसने हार मान ली। लेकिन मैं फिर वही बात करूँगा, आप मोबाइल से डाटा डिलीट कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें
उस वक्त डिलीट करते हैं जब वो दूसरी जगहों में दूसरे घरों में पहुंच चुकी होती है ना। तो ये कोई ऐसा कारनामा नहीं है। आप चाहे रिकॉर्ड जला भी लें तो रिकॉर्ड पड़ा होता है। ये हमें माजी से भी सीखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। वो रिकॉर्ड कहीं ज़ाया नहीं हो रहा होता, और ये सिर्फ अपने दिल की तसल्ली है कि मैंने शायद रिकॉर्ड को छुपा लिया। आंखें बंद करने से कबूतर समझता है कि बिल्ली नहीं आई। बिल्ली आ चुकी, जस्त लगाने को तैयार है। अगले 24 घंटे बहुत अहम। चलें जी, अगले 24 घंटे बहुत अहम है। हम भी इंतजार करते हैं, आप भी इंतजार करें। आयशा ब्रेक का कह रही है, ब्रेक के बाद आएंगे वापस। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद आपको कहेंगे। और अब बात कर लेते हैं जी ऑपोजिशन की। पीडीएम लॉन्ग मार्च की तारीख तब्दील, मार्च अब 24 के बजाय 26 मार्च को लाहौर से रवाना होगा। जी आमिर भाई, ये पता नहीं क्या है, जब से हमने होश संभाला और सियासत को देखना शुरू किया, ये मार्च का महीना बहुत अहम होता है। किसी ज़माने में पीर पुकारा साहब थे, पीर सिबकतुल्लाह जो थे, वो उनका नाम तो खैर वो नाम ये था, लेकिन उनका लक़ब पीर पुकारा था। वो भी कहते थे मार्च में मार्च होगा। फिर शेर रशीद साहब ने ये जुमला पकड़ लिया, मार्च में मार्च होगा। और जब भी मार्च आता है तो इस तरह के मार्च शुरू हो जाते हैं। और फिर ये इस तरह के मार्च जो कि महंगाई मुकाओ मार्च है, जिसका नाम रखा गया, और उसको 2 दिन का डिले दिया। कल इतना जो हमारा सोशल मीडिया है, टीवी है, क्यास था कि ये क्यों किया गया है। हाँ बिल्कुल, मुझे भी नहीं समझ आई और अभी तक समझ नहीं आई। लेकिन जो बावसूख ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि 25 की तारीख बहुत अहम है इस सारे खेल के अंदर, जो कि इस वक्त पॉलिटिकल गेम है, उसके अंदर गेम ऑफ थ्रोन कहना चाहिए इसको। उसके अंदर 25 की तारीख बहुत अहम है। और इसी वजह से जो लॉन्ग मार्च यहाँ से लाहौर से जाना था, वो भी जो खैबर पख्तूनख्वा से मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में आना था, उसको भी 1 दिन का डिले दिया गया। यहाँ पे 2 दिन का डिले किया गया। तो ये आज और कल का दिन, आज तो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग है वो 63A वाले मामले पे, और कल जो है फिर उस पर कोई फ़ैसला अगर आता है तो मेरा ख्याल है इसलिए इसको डिले किया गया है। तो शायद इस मार्च की नौबत ही ना आए और मार्च से पहले ही किसी का मार्च हो जाए। यानी आपने बता दिया कि वाकई मार्च अहम, शॉर्ट मार्च हो जाए। हाँ, लॉन्ग मार्च ना हो, और लॉन्ग मार्च जो है वो शॉर्ट मार्च तक चला जाए। और 25 को क्योंकि इजलास भी है कौमी असम्बली का, और उसमें पहले दिन ही जो है वो काफ़ी हंगामा खेज़ किस्म का इजलास होगा। उसी वक्त शो भी कर दिए जाएंगे पत्ते। और शायद कल के दिन को, जो जुमे का दिन है, जो कि बहुत अहम रहा है पिछले 4-5 साल से, कि जुमे के रोज़ बहुत सारे अहम फैसले आया करते हैं, तो अहम फैसला भी कल आए। और कल ही इत्तेहादी जो हैं वो भी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दें कि वो किसके साथ हैं, हुकूमत के साथ हैं जिसके वो इत्तेहादी हैं, या फिर वो अपोजिशन के साथ अपनी सीट्स बदल रहे हैं। अगर उन्होंने सीट्स बदल ली, अपोजिशन बेंचेस पर बैठ गए, तो फैसला तो हो गया। फिर अदम एतमाद की शायद उस तरह से ज़रूरत नहीं रहेगी। खैर आयशा, हम ब्रेक का कह रहे हैं तो हम आपको बता दें, लॉन्ग मार्च तो फिलहाल मुकम्मल है। रहनुमाओं के लिए लग्जरी ट्रक तैयार किया गया है। शॉर्ट मार्च हो जाएगा। हाँ, अब ये लॉन्ग मार्च होता है या शॉर्ट मार्च, इसके लिए इंतजार थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। खबर क्या है गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए? मेरे ख्याल से हमें तो ये खबर डिस्कस ही नहीं करनी चाहिए। आमिर भाई, एमी टाइम वेस्ट है। मेरा ख्याल है टाइम वेस्ट है, क्योंकि गाड़ियों की कीमतें मुंह मांगे दाम वसूल कर रही कंपनीज। पैसों में डॉलर बढ़ता है और ये लाखों में कीमतें बढ़ाती हैं। आप मुझे बताएं कि इस मुल्क में क्या गाड़ी चलाने वाले का कोई राइट नहीं है? क्या वो कंज्यूमर नहीं है? क्या वो इनके गाड़ी इनके लोगों के साथ नहीं चलाते हैं? इसके बावजूद, क्योंकि गवर्नमेंट की रेट नहीं है इन पर, ये कंपनीज अपने मुंह मांगे दामों जो हैं। अब मुझे बताएं कि कब से इन्होंने ये जो बॉडीज़ बनाई होंगी, इंजन खरीदे होंगे, सब कुछ किया होगा, लेकिन ज़रा सा डॉलर बढ़ता है 80 पैसे, 50 पैसे, 30 पैसे, ये कीमत लाखों में बढ़ाते हैं। 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, ये लोग कमा रहे हैं। तो असल पैसा तो ये कमा रहे हैं। और उसके ऊपर जुल्म ये है कि गाड़ियों का ओन भी देना पड़ता है। अगर आपके पास आज पैसा है तो आप कहते हैं यार अभी ले लो, क्योंकि गाड़ी महंगी हो जाएगी, बुक कराएंगे 6 महीने बाद आएगी, आप अभी ले लो, तो उस पर भी ओन वसूल किया जाता है, जो कि एक सूद की शक्ल है, मैं ये समझता हूँ। और वो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। महंगाई की जहाँ इतनी बड़ी लहर है जिससे गरीब आदमी इफेक्ट हो रहा है, गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने से मेरा ख्याल है अमीर आदमी इफेक्ट होता है। अच्छा, 3,95,000 रुपये, 4 लाख रुपया, 4 लाख 5 लाख रुपया
ये तो कार कंपनी से मामूल की बात बना ली है सही कि बात उन्होंने कीमत बढ़ानी है। कभी एक कंपनी बढ़ाती है फिर उसके मुकाबले में दूसरी, पिछले दिनों हमने मोटरसाइकिल्स की कीमत देखी वो कितनी बढ़ गई। स्पेयर पार्ट्स वालों ने अपनी कीमतें बढ़ा दी, ठीक है, डॉलर ऊपर गया इस दौर में और महंगाई की शरह में इजाफा हुआ, लेकिन इस कदर इजाफा नहीं हुआ कि आप 100% कीमतें बढ़ा दें। स्पेयर पार्ट्स की ना मोटरसाइकिल जो कि आम आदमी, गरीब आदमी की सवारी है, उसके स्पेयर पार्ट्स की 100% इजाफा कर दिया। मुझे बताएं कहाँ जाएं लोग बेचारे। सही बात है। और किस तरह से कमाई के ज़राए वही हैं बल्कि कम हुए, बेरोज़गारी बढ़ी, महंगाई उससे ज़्यादा बढ़ गई। अभी मैं सुन रहा था कि किसी जगह पर मटन जो है वो 1700 रुपये किलो है। तो अंदाजा करें आप, अंदाज़ा करें कि लोग कहाँ से बकर ईद ही मेरी तरह खाएंगे गोश्त। बिल्कुल ऐसे उसके अलावा तो फिर लोगों के पास गुंजाइश नहीं है। लोगों की तो सब्जियां खाने की भी अभी जब वक्फा था तो गुंजाइश मुझे आप बता रहे थे चिकन कहाँ का कहाँ चला गया। अभी तो रमज़ान आया है, ईद पर ये देखिएगा ये 500 से ऊपर चला जाएगा। बिल्कुल। अच्छा जी, ब्रेक ले लेते हैं, कुछ ही मिनट रह गए हैं, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे अगली खबर की तरफ। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और महंगाई रोकने के लिए अनोखा इकदाम है ये। कई सरकारी अफसरान को प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के इख्तियार देने का इंकशाफ हुआ है। अनोखा क्या आमिर भाई, क्या अनोखा है? माफ़ी नहीं, मैंने पूछा क्या है। माफ़ी, इसमें कोई अनोखा नहीं है, ये ऐसे ड्रामा है ना। किसी प्राइस मजिस्ट्रेट ने कभी छापा मारना है। मुझे बताओ, ये जगह जगह फलों की रेहड़ियाँ लगी हैं, कौन सी प्राइस कमेटी आती है वहाँ पे चेक करने के लिए? सही बात है कि इस रेहड़ी नजायज़ जगह पे वो रेहड़ी लगती है, उसको बिजली का मीटर उसको तार मिल जाती है जिसको बिजली चलाता है, फिर वो उस जगह को पक्की कर लेता है, कोई पूछने वाला नहीं है। पूछने वाला ऐसे रेट लिस्ट की मैंने अभी आपको बताया 1700 रुपये मटन बिक रहा है। मुझे बताया कौन पूछता है? आपको पता है डीसी रेट क्या है उसका? 975 रुपये। तो डीसी रेट अगर ये है, डीसी किधर है? तो ये प्राइस अगर डीसी नहीं है तो ये प्राइस में से स्टेट ऑफिसर्स क्या करेंगे? करेंगे ये जिस जगह जाएंगे वहाँ से अपनी कुछ चीज़ें ले लेंगे खाने पीने की। इनको अफसरान को ये सहूलत दे दी गई कि जाएँ, आपको फल अच्छा लगा फल ले लें, गोश्त अच्छा लगा गोश्त ले लें, दूध अच्छा लगा दूध ले लें। प्राइस कंट्रोल होगी या नहीं? आवाम के लिए इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं है। कोई एक रेट पे बिकनी चाहिए ना चीज़। आपको 7 दुकानें अलग अलग रेट होएगा एक ही चीज़ का। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी आप चले जाए, अभी आप इसका तजर्बा ऐसे आवाम की किस्मत तो जी रह गई है दर्जा सोम का घी जो है और ऑयल इस्तेमाल करने की, और वो भी अच्छी खासी डबल ट्रिपल कीमतों। ये तो मैं भी कहता हूँ कि ये दर्जा सोम और दर्जा दोम ही खत्म होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आवाम को क्यों ना दर्जा अव्वल मिले, ऐसे ही अपने वो नहीं मिल सकता। आमिर भाई थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम के हिस्से में जी। जैसा कि मैंने आगाज़ में आपको बताया था कि जी आज है 24 मार्च और वर्ल्ड टीबी डे मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद क्या है, कितना ज़रूरी है लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, बताना कि टीबी का मर्ज़ बेसिकली है क्या, ये किस तरह से फैलता है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं, इससे बचाव कैसे मुमकिन है, और फिर जो लोग इससे मुतासिर हैं उनके लिए यहाँ पर इलाज पाकिस्तान में मौसर मौजूद है या नहीं, क्या ये काबिल इलाज बीमारी है या नहीं। बहुत सारे सवालात हैं जिनमें सबसे पहले हमने फोकस किस चीज़ पे करना है कि हमने आपको इससे महफूज रखना है, यानी हमने बात करनी है प्रिवेंशन की। इसके लिए क्या क्या करना चाहिए और किस तरह से अपनी ज़िंदगी आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं, इस पर हमारा आज के शो में फोकस रहेगा। अपने मेहमान का तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। हमारे साथ जो आज के हमारी मेहमान मौजूद हैं उनके बारे में बताती चलूँ जी। प्रोफेसर बिल्किस शब्बीर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, चेयरपर्सन एंड प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। मेहमान को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जब कभी भी हम आप लोगों को इन्वाइट करते हैं लोगों की रहनुमाई के लिए आप पहुँचते हैं, तो अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया कि आपने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक को इतने इम्पोर्टेंट डे पे फोकस किया और हमें बुलाया। चलें जी, मिलजुल कर हम ये काविश करते हैं कि हम अपने व्यूअर्स की ज़िंदगी को, अपने साथ जुड़े तमाम लोगों की ज़िंदगी को महफूज बना सकें। आज का दिन वर्ल्ड टीबी डे मनाने का मकसद क्या है? बेसिकली वर्ल्ड टीबी डे एक्चुअली हर 24 मार्च को मनाया जाता है और इसकी जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, ट्यूबरकुलोसिस का जो होता है ना जरसूमा, दैट इज़ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो इस तारीख को डिस्कवर हुआ था। अच्छा। और आज
2022 में इसकी 140th एनिवर्सरी है। रॉबर्ट कॉक था वो साइंटिस्ट जिसने ये डिस्कवर किया था। और आप सोचें कि अगर मैं ये सोचती हूँ कि रॉबर्ट कॉक और उसके बाद वो तमाम लोग जिन्होंने अद्वियात निकाली ट्यूबरकुलोसिस के कामयाब इलाज की, अगर आज वो ज़िंदा होते 140 साल बाद, तो वो कितने परेशान होते। बिल्कुल, कि इतनी अभी प्रेवलेंस है। आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान में ये 5वें नंबर पे है। पाकिस्तान 5वें नंबर पे है दुनिया में, और तकरीबन एनुअली यानी कि एक साल में 6 लाख मरीज़ होता है। अगर हम उसको ज़रा एस्टिमेट लगाएं ना, तो आप बहुत शॉक होंगी कि रोज़ाना 1 घंटे में तकरीबन 70 मरीज़ अफेक्ट होते हैं ट्यूबरकुलोसिस से। अल्लाह ताला रहम करे, 1 घंटे में 70 मरीज। यानी कि अब मैं आपसे बात करते हुए 1 मिनट से ज़्यादा हो गया होगा। सो तकरीबन हमारे पास कितने मरीज़ बने? 6 से 7 मरीज़ बने। 6 से 7 मरीज। फिर 1 घंटे में, यानी कि पर एनुअली हम लगाएं तो 44,000 डेथ्स होती हैं सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस, विच इज़ अ टोटली प्रिवेंटेबल ट्रीटेबल डिजीज़ है ये। अच्छा, ये लाइलाज मर्ज नहीं है, लेकिन तो उसके है कि काबिले इलाज मर्ज है। काबिले इलाज है, और उसके बावजूद 44,000 अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो 1 घंटे में हुई डेथ्स 7 के करीब। यानी कि आपसे बात करते करते 10 मिनट में एक शख्स की डेथ हो गई है। अब ये सिग्निफिकेंस है, और इसकी ट्रीटमेंट बहुत कामयाब है। सो हम इसको बिल्कुल, इसका आपका ये डे मनाना और लोगों में आगाही पैदा करना ये बहुत ज़रूरी है। सही, तो हमने बात करनी थी जी प्रिवेंशन की, क्योंकि हमेशा हम आपको कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो मुझे ये बता दीजिएगा सबसे पहले, ये बीमारी इतना फैल क्यों रही है, वजह क्या है? देखिए, कोरोना ने हमें ना लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाना बड़ा आसान कर दिया। अब ये जो मास्क है ये हम क्यों पहनते हैं? क्योंकि कोरोना सांस के रास्ते फैलता है। ये बीमारी भी सांस के रास्ते फैलती है। ठीक है। अब जैसे मुझे ट्यूबरकुलोसिस है और मैं आपके साथ बैठी हूँ और मैं खांसती हूँ, तो मुझसे ये सांस के रास्ते आप तक ट्रांसफ़र होगा। अभी मैं थोड़ा सा इसलिए बता रही हूँ ताकि इसका लोगों को कॉन्सेप्ट हो कि ये फैलती कैसे है, फिर मैं बताऊँगी कि इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे। सही, सही। जब ये सांस के रास्ते आपके अंदर जाती है तो हमारा ना एक मुदाफ़ाती निज़ाम है जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। वो अल्लाह मियाँ ने हमें ऐसा बनाया हुआ है कि बिल्कुल एक मोर्चा है जो हमारे मुंह के अंदर जो दाखिली रास्ता है उस पर बना हुआ है, जिसको टॉन्सिल्स भी कहते हैं, एडिनॉइड्स भी कहते हैं। टॉन्सिल्स बहुत सारे लोगों को समझ है, आम फहम ज़ुबान में वहाँ जहाँ, हाँ, वहाँ जाके जब वायरस ये बैक्टीरियम लगता है तो सबसे पहले वो फाइट ऑफ करते हैं। अगर मेरी क़ुव्वत मुदाफ़त ठीक है, अगर मैं तवाना हूँ, अगर मेरी न्यूट्रिशन ठीक है, मुझे कोई और बीमारी नहीं है, तो ये वायरस, ये बैक्टीरियम उधर ही ख़त्म हो जाएगा। और अगर ये सब कुछ नहीं है तो ये आगे पास होता जाएगा, आगे जाएगा, लंग्स में जाएगा, वहाँ हम उसको कहते हैं। सबसे पहले आपका तंदुरुस्त सेहतमंद होना बहुत मैटर करता है, सबसे ज़्यादा यही ज़रूरी है। और उसके बाद ये लंग्स में जाएगा। लंग्स में इसको कहते हैं प्राइमरी फोकस, यानी कि वहाँ जाके लिम्फ नोड, यही जो चीज़ जो ऊपर है, ये डिफरेंट जगहों पे हमारी बॉडी के होती है, और ये वहाँ लोकली एक क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करती है। अब वहाँ पहले लंग्स में होगा और फिर लंग्स से पूरी बॉडी में। अगर आप मुझसे पूछें कि कहाँ ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, लंग्स का तो सारों को पता है, फेफड़ों का, कि खांसी, बलगम, बुखार होगा। आप ऊपर से लेके नीचे तक, पाँव तक जाए ना, दिमाग को भी इफ़ेक्ट कर सकती है, आँखों, जरा गौर से सुनने वाली बात है, आँखों को भी इफ़ेक्ट कर सकती है। ये जो साइनसेस होती हैं इनको भी इफ़ेक्ट कर सकती है, कान को भी कर सकती है, गले को भी कर सकती है, यहाँ थायराइड ग्लैंड होता है उसको भी कर सकती है, यहाँ लिम्फ नोड्स होते हैं, यही जो मैंने टॉन्सिल की जो चेन होती है, यही इनको कर सकती है। फिर नीचे आ जाए फेफड़े का, तो आपको पता ही है, फेफड़ों में पानी हो सकता है, फेफड़े बजाते खुद नमोनिया हो सकता है फेफड़ों में। दिल की बात कर लें, दिल का जो मसल जो पंप होता है उसके और बाहर एक झिल्ली होती है, इस झिल्ली के दरमियान पानी बन सकता है, और जब पानी होता है तो सुकड़ता है। ठीक है, सुकड़ता है तो उसके साथ मुश्किल डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। बाजू ले लें, बाजुओं में हड्डियों की ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, जोड़ों की ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, स्किन की ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, पेट पे आ जाए, अंतड़ियों की ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, पेट में पानी पड़ सकता है, लिवर की ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, गुर्दों की ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, मसाने की ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, ख़वातीन में बच्चेदानी की ट्यूबरकुलोसिस होती है जो इनफर्टिलिटी का वजह बनती है। इसी तरह मर्दों में टेस्टीज की ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, जिसकी वजह से उन्हें बच्चा पैदा करने की जो है वो कम हो सकती है।
इसी तरह पूरे जिस्म में कोई ऐसा बॉडी का अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट, जब मैंने हड्डियों की बात की, रीढ़ की हड्डी की ट्यूबरकुलोसिस सकती है। नर्व्स की ट्यूबरकुलोसिस, रीढ़ की हड्डियां जब दब जाती हैं तो उनसे नर्व्स प्रेस हो जाती हैं। कई दफ़ा हमारे पास मरीज़ आते हैं जिनकी टांगें नहीं मूव कर रही होती हैं, बाजू नहीं मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि कंप्रेशन हुई होती है स्पाइन की। तो आप मुझे बताएं कोई बॉडी का पार्ट रह गया जिसमें एज ग्रुप भी इसके लिए मैटर करता है? इसमें हर एज में ये हो सकता है। बच्चों में भी, पीडियाट्रिक्स एज ग्रुप में भी होता है, ओल्ड एज ग्रुप में भी होता है, दरमियान कोई इसमें स्पेसिफाइड एज ग्रुप नहीं है। लेकिन जो चीज़ें, आपका शायद ये सवाल है कि कौन लोग ज़्यादा प्रीडिस्पोज्ड होते हैं, बिल्कुल। वो जैसे मैंने कहा जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़त कम है, जिसमें शुगर का मर्ज़ है, एड्स के मरीज़ों में, जो लोग नशावर सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं, उनको कोई और बीमारी है जिससे क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है, जैसे हेपेटाइटिस बी हो गई, सी हो गई, जिनको फेफड़ों का कोई और मर्ज़ है, सिगरेट स्मोकर्स हो गए, जिनकी वैसे न्यूट्रिशन, जैसे हमारे गरीब लोग जिनको खाना नहीं मिलता, जिनकी न्यूट्रिशन कम है, जो फाइट बैक नहीं कर सकते, उन सब में ट्यूबरकुलोसिस। अच्छा जी, तो ये बता दिया कि किस किस इकसाम के और कौन कौन से कहाँ कहाँ जो है ये टीबी हो सकती है, वजूहात इसकी हमने अब डिस्कस करनी है, आपको बताना है कि इससे आपने बचना कैसे है और क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं। लेकिन इस सबसे पहले जो मुझे पॉइंट बहुत ज़बरदस्त लगा, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त अगर अच्छी होगी तो हम इसका शिकार नहीं हो सकते। यानी आपने अपनी सेहत का किस कदर ख्याल रखना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा हम इसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ आजकल करें। अलबत्ता कोविड के दिनों में हम बार बार क़ुव्वत मुदाफ़त की बात करते रहे हैं कि आप इसको किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो यहीं से हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे जोड़ेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से शो में खुशामदीद कहेंगे। तो टीबी के अलामात क्या क्या हैं, डॉक्टर साहिबा से हम ये जानेंगे। जी डॉक्टर साहिबा बताइएगा। मैंने जो आपको पिछले सेगमेंट में जितने भी बताए हैं कि ये पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं जिसको अफेक्ट कर सकता है, उसके मुताबिक ये अलामात हैं। ठीक है। एक जनरल अलामात हैं कि भूख ना लगना, बुखार रहना, हल्के दर्जे का बुखार रहना, रात को पसीने आना, जिस्म में नकाहत होना, अगर फेफड़ों को की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है तो खांसी, बलगम, मेनिंजाइटिस है तो सर में दर्द, जो भी पेट का है तो उसमें डायरिया होना, कॉन्स्टिपेशन होना, पेट में दर्द होना, पेट का फूल जाना, सांस का खराब हो जाना, तो उसके मुताबिक हर किस्म। लेकिन जो बेसिक चीज़ है ना, जिस्म का टूटना, बुखार होना, लो ग्रेड और वज़न का कम होना, भूख ना लगना, सही। अगर ऐसी अलामात हों तो आप फौरी तौर पे अपने डॉक्टर के पास जाएं, उससे टेस्ट करवाएं और यकीन रखिए कि इसमें अब हर एक को इतनी नॉलेज भी है और ये दवाइयाँ भी आराम से अवेलेबल हैं। टेली मेडिसिन सर्विसेज का ज़रूर इस्तेमाल करें। गवर्नर साहब की ये इनिशिएटिव है जो कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी उसमें किया है और उसमें हमारे पास पूरा ट्यूबरकुलोसिस का पल्मोनोलॉजी का काउंटर है जिसके अंदर ये होता ही यही मर्ज डी है। आपको पता होगा कि मेयो अस्पताल का जो टीबी सेक्शन है ओल्डेस्ट इन द सब कॉन्टिनेंट है, तो उसी की एक्सटेंशन है टेली मेडिसिन। ये प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल साहब की इसमें काविशें हैं और आप ज़रूर इनके नंबर्स अवेलेबल हैं, आप भी शेयर कीजिएगा तो उसका यूज़ करें और ये अवेयरनेस होनी चाहिए इन सिम्टम्स की। ज़रूर जी, जब ये आप लोगों के लिए बनाया गया है तो इससे फ़ायदा भी ज़रूर आप लोगों को उठाना चाहिए। अच्छा जी, इलामात हमने डिस्कस कर ली, इलाज आपने कहा काबिल इलाज मर्ज़ है, टाइमली इसकी तशखीस हो जाना कितनी ज़रूरी है और क्या ये भी डिपेंड करता है कि जितना टाइमली पता चल जाएगा उतनी जल्दी आप इसको क्योर कर सकेंगे? आपने बहुत ही अच्छी बात की है कि जितना अर्ली डायग्नोसिस होगा उतनी ही कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी। बस ये याद रखिएगा, इसको हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऐसी चीज़ होती है जिसमें जहाँ इन्फेक्शन होती है वहाँ जो टिश्यू होता है सुकड़ना शुरू हो जाता है। तो जैसे मैंने कहा, दिल की झिल्ली सुकड़ जाती है, फेफड़े सुकड़ जाते हैं, अंतड़ी सुकड़ जाती है, दिमाग की जो झिल्ली है सुकड़ जाती है, उस वजह से सारे कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। उन कॉम्प्लिकेशंस तक पहुंचने से पहले अगर इलाज हो जाए तो जो कि बहुत मुमकिन है तो ये सारी प्रिवेंट हो सकती हैं। और इलाज का मैं थोड़ा सा बता दूं कि हमारी एक एंटिटी ट्यूबरकुलोसिस की अब आई है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट
या एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, जिसमें जब इलाज मरीज पूरी तरह नहीं लेता या लेके डिसकंटिन्यू कर देता है, 6 से 8 महीने का इलाज है। मैं आपसे पूछने वाली थी कितना इलाज का इसका ड्यूरेशन होता है, क्योंकि लोग बीच में छोड़ देते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। मुश्किल थोड़ा सा इस तरह है कि रेगुलरिटी से लेना, कंप्लाइंस इसको हम कहते हैं, कि पेशेंट कहता है कि इससे तो मतली बहुत होती है, इससे मैं नहीं लेता, या फिर ये है कि चलो एक आध दिन छूट गया, या मैं कहीं बाहर दूसरे शहर गया हूँ तो 1 हफ्ता नहीं लिया। तो इसलिए 1998 में एक थेरेपी का प्रोसेस हुआ था जिसको हम डॉट कहते हैं, डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी। उसमें ये था कि जो एक कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल, नर्स भी हो सकता है, कोई भी हेल्थ वर्कर हो सकता है, वो खुद देखे कि क्या मरीज़ ने पूरी दवा, पूरी डोज रोज़ाना के बेसिस पे ली है। अगर टीके लगने हैं तो टीके लगे हैं। और अगेन मैं इधर कहूँगी कि अब चूँकि इतनी ज़्यादा और भी डिजीज़ आपको पता है, कभी डेंगू आ जाता है, कभी कोविड आ जाता है, कभी मलेरिया आ जाता है, और इतनी डिजीज़ हैं, तो इसमें भी टेली मेडिसिन का बहुत की तैयारी हो रही होती है कि एक सीज़न खत्म हो गया है और तो अब अगली दूसरा चीज़ सीजन आने वाला है। बिल्कुल, कभी स्मॉग, कभी कोविड, कभी आपके पास डेंगू आ जाता है, तो बस आपके इसमें पास चूँकि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी एक लिमिट तक प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी। अगेन टेली मेडिसिन, उसमें टेली मेडिसिन पे एक बंदा जब रजिस्टर हो जाए तो उसकी डेली बेसिस पे उसने क्या 3 या 4 गोलियां खानी है, तो वो डॉक्टर देखेगा और वो अच्छा, एक कंसर्न क्या होता है लोगों का कि जब तक डॉक्टर के पास जाके बैठ के बातचीत करके उसको अपना आप दिखा ना दे, तसल्ली होती है ना दिल की, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो अब वो लोग क्या करें? टेली मेडिसिन नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, ये डिजीज़ ऐसी है जो टेली मेडिसिन पे सिर्फ डायग्नोज नहीं होगी, इसके कुछ टेस्ट होते हैं, ब्लड के टेस्ट होते हैं, बॉडी फ्लूइड के डिजीज। अगर आप जनरली भी तो आप उसमें देखें टेली मेडिसिन के कई है। ये जो बातें मैं आपसे कर रही हूँ, ये अगर कोई भी फ़ोन करे किसी भी काउंटर पे मेडिसिन सुनी जाती है, हाँ आप अभी ट्राई कर लें। आप टेली मेडिसिन की ऐप है, हम लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि शायद फोन पे उस तरह डॉक्टर हमारी बात ट्राई भी करें, और आपको ये मजीद रोजाना की बेसिस पे अगर 10 लोगों को भी ये मैसेज देती हैं तो ये सदका जारी है। आपको वहाँ स्पेशलिस्ट सर्विसेज अवेलेबल हैं। और दूसरा ये कि ना, एक होता है तशखीस होना, इसके लिए मरीज का होना जरूरी है, और उसके बाद एक होती है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग से मुराद है, जैसे मैंने आपको डॉट का बताया, जैसे मैंने कहा कि हर हफ्ते मैं पेशेंट से, अगर वो पेशेंट लिया में रहता है, वो मेरे पास नहीं आ सकता, अगर मैं वो मुझसे फोन पे वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लेता है, या वीडियो कॉन्फ्रेंस में अगर फीमेल्स आपको पता है कंफर्टेबल नहीं होती, दूसरे तरीके से चैटिंग कर सकता है, कि स्काइप पे बात कर सकता है, तो फिर उसकी एक सेटिस्फैक्शन पेशेंट की भी बहुत होती है। चलिए जी, आप देख सकते हैं, अंदाजा कर सकते हैं कितनी बड़ी सहूलत आपके पास मौजूद है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक हमें दीजिएगा, और हम ज़रूर उसको जो है अपने शो में अनाउंस भी करेंगे कि इतना ज़बरदस्त रहा। मैं खुद भी कोशिश करूँगी और ज़रूर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी के लिए। नाज़रीन, हम लेंगे एक ब्रेक, ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। इससे में जी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपके साथ जो है अभी शेयर करूंगी। जी, आईटी की अहमियत क्या है इस जदीद दौर में? मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मुमकिन ही नहीं है, और आईटी का रोल क्या है उससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। नए जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए जी कौन कौन से प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, और कैसे वो अपनी ख़ास तौर पे जैसे वो अपनी स्टडी स्टार्ट कर रही हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर फोकस करके आगे जाकर उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। कुछ आपको गाइड भी करेंगे, इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुँचाएँगे। हमारे साथ आईटी एक्सपर्ट भी मौजूद है, रजिस्ट्रार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी हैं, चौधरी अदीरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खुश आमदीद कहेंगे अपने मेहमान को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल चाल है? जी बहुत शुक्र अल्लाह का। अच्छा जी, सर मैंने कहा आईटी की अहमियत से तो इनकार है ही नहीं, लेकिन आप बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कितना ज़रूरी है और ये डिपार्टमेंट अहमियत कितनी रखता है? बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आईटी की अहमियत तो पहले ही सबको पता थी 2001, और उसके बाद से आपने देखा कि एक आईटी का बूम आया। लेकिन कोविड के बाद स्पेशली जब हमने देखा कि एक फ़िज़िकल मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस लगी, तो आईटी माज़रत के साथ हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थे, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।